किसी मोड़ से गुजरते हुए कहानी एक ऐसी मनस्थिति की कहानी है जहाँ अंतरात्मा की आवाज़ दो दिलों को सचेत कर सही राह पर ले आती है। किसी मोड़ से गुजरते हुए लाल हरी बत्तियों का सिग्नल मिलते ही पैदल पथ यात्री क्रॉसिंग से गुजरते हुए ऊंची शानदार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की इमारत को देखकर उसने अपनी रफ्तार को और भी तेज कर लिया। चाय का फ्लास्क और डलिया भर फलों को साइड टेबल पर रखकर प्रतिदिन की तरह उसने नीता से घर जाकर बच्चों को देखने तथा धीरज के लिए चिंता नहीं करने का वही आग्रह दोहराया। फिर अर्ध आराम कुर्सी पर सीधी होकर बैठ गई। अब तबीयत कैसी है? बेहद कमज़ोर हो गए हैं, उत्तर नीता ने दिया सामानों को समेटते हुए। उसने देखा नीता की आंखें डबडबा आई हैं। अच्छा दीदी, मैं जल्दी से जल्दी आने की चेष्टा करूंगी, कहती हुई नीता सीढ़ियां उतरकर चली गई। बहुत कोशिश करता हूँ पर कुछ याद ही नहीं आता, धीरज बेहद थके स्वर में बोला। जाने कैसे एक्सीडेंट हो गया? जाने भी तो, वह कह उठी। याद करने की चेष्टा ही क्यों? जीवन में आए दिन ऐसी कितनी ही चीज़ें घटित हो जाती हैं जो एक्सीडेंट की तरह ही त्रासदायक होती हैं। हाँ, परिणामतः व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड नहीं हो जाता, कहकर वह हंस पड़ती है। धीरज अनायास ही चुप हो रहे। पिछले कई दिनों से, जब से एक्सीडेंट के बाद से वह यहाँ आने लगी है, धीरज की आंखों में पश्चाताप का एक भाव गहराता जा रहा है। नीता उसके दूर के रिश्ते की मौसेरी बहन है, कुछ एक महीने छोटी। दिल्ली की सरगर्मियों के बीच जहाँ दूर दूर तक भी कोई अपना नहीं होता, उस दिन अचानक जब वह अपने अपार्टमेंट में हर दिन की तरह दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रही थी, फ़ोन घनघना उठा था। हेलो कहने पर दूसरी ओर से किसी अपरिचित स्वर ने पूछा था, हेलो, आप मीनाक्षी बोल रही हैं? हाँ, मैं बोल रही हूँ, प्रत्युत्तर में कहते ही उसी अपरिचित स्वर ने कहा था। सुनिए, आपकी बहन नीता और उसके पति धीरज का एक्सीडेंट हो गया है। वे आपकी बहन आपको बुलाने के लिए कह रही हैं। हाँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में। जी हाँ, कैजुअलिटी की तरफ से होकर। फ़ोन रख देने के बाद कुछ एक पल उसे याद करने में लग गए थे। नीता, क्या यह वही नीता है जिसका विवाह धीरज से हो गया था? वही धीरज जिसकी भाभी ने उसे यानी कि मीनाक्षी को उसके घर पर आकर देखा था और वापस जाकर धीरज के अनुपयुक्त करार दिया था। नापसंद कर दिए जाने के बाद उसने स्वयं को इतनी उपेक्षिता और अपमानित अनुभव किया था कि माता पिता द्वारा सुझाए गए दूसरे प्रस्ताव को बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे स्वीकार कर लिया था। रोहित की ऊंची नौकरी थी, सुविधा संपन्नता से भरा घर था, फिर भी जाने क्यों विवाह के बाद रोहित के साथ कोई ढंग का तादात्म्य स्थापित नहीं हो पाया। सब कुछ आधा अधूरा लगता, जैसे संबंधों को ज़्यादा दिन तक खींचने के बदले 2 साल होते न होते विवाह विच्छेद की अर्जी देकर अपनी नौकरी समेत वह दिल्ली आ गई। तब से न तो कभी घर गई, न ही रोहित के बारे में सोचा था। अस्पताल आने पर मीनाक्षी को पता चला था कि नीता और बच्चे तो हल्के से बैंडेज के बाद ही डिस्चार्ज कर दिए जाने वाले हैं, लेकिन धीरज की हालत गंभीर है। सिर पर की चोट होने के कारण वह बेहोश भी है। यह सब कैसे हो गया? उसने आते ही अपनी नीता से पूछा था। यद्यपि हर कोई भली भांति इस तथ्य से परिचित होता है कि एक्सीडेंट अकस्मात ही होते हैं। कल रात आगरा से लौटते हुए नीता रोते रोते बोली थी, ट्रक के साथ टक्कर हो गई। तुझे मेरा पता मालूम था क्या? और फ़ोन नंबर भी? हाँ, मौसी ने दिया था, मगर दिल्ली में आप तो जानती ही हैं, ट्रांसफ़र होने के बाद ढेरों काम निपटाने में इतना वक्त बीत गया था
और मैं आपसे मिल नहीं सकी थी। नीता की आंखों में धीरज की खातिर एक भय समाया हुआ था। उसकी तरल आंखों को देखकर क्षणांश के लिए मीनाक्षी को रोहित की याद आ गई थी। रोहित, जिससे कि उसका विवाह हुआ था, एक प्रश्न के साथ कि क्या वह स्वयं भी रोहित के लिए ऐसा ही महसूस करती। धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी थी। समय काटने और धीरज को एक्सीडेंट की त्रासदायक घड़ी की याद आतंकित नहीं करती रहे, इसकी खातिर प्रतिदिन मीनाक्षी अखबारों के रोचक अंश, मैगजीनों में से छांट कर लेख, कहानियाँ, कविताएं सुनाती रहती। कभी कभी स्वयं की लिखी रचनाएं भी वह ले आती। बीच बीच में विषय वस्तु संबंधी कई आलेखों, विचारों पर दोनों देर तक बातें करते। मीनाक्षी एवं धीरज दोनों को धीरे धीरे इसका एहसास होने लगा था कि अभिरुचि से लेकर चिंतन तक दोनों की दिशाधारा एक है, बिंदु एक है। मानसिक धरातल पर कहीं कोई दूरी नहीं थी। 3-4 घंटे बीतते न बीतते नीता सामानों से लदी फदी, हड़बड़ाई घबराई ऐसे लौटती जैसे धीरज से बिछड़े हुए उसे बरसों हो गए हों। लो, बाकी की कहानी तुम सुना देना, कहती हुई मीनाक्षी उठ खड़ी होती। रहने दो, बाकी की कहानी कल ही सुन लूँगा। अपनी बाहों से अपनी आँखों को ढकते हुए धीरज खामोश हो जाता। यह एक अजीब सी बात थी कि धीरज को देखकर नहीं, वरन नीता को देखकर उसे रोहित का ख्याल आ जाता था। टिफ़िन बॉक्स खोलते हुए नीता कहती, धीरज को रोस्टेड चिकन बहुत पसंद है। मैंने ब्याह के बाद आते ही यह जान लिया था। धीरज को हल्की रोशनी में वाद्य यंत्रों का संगीत सुनना बेहद पसंद है। धीरज को यह पसंद है, धीरज को वह पसंद है। नीता की हर बात धीरज पर से शुरू होकर उसी पर ख़त्म होती थी। खुद नीता को क्या पसंद है और क्या नापसंद, इस बात के लिए जैसे कोई जगह ही नहीं थी। किचन में घंटों खड़े रहकर खाना बनाते हुए भी नीता को मुस्कुराना आता था। कमर में पल्लू लपेटकर अस्त व्यस्त बालों के साथ कमरों की झाड़ सफाई करने में नीता को कोई परेशानी नहीं होती थी। घर परिवार ही उसके लिए पूरा विश्व था। तभी शायद नीता उच्च स्तर के सामाजिक, राजनीतिक या कला विज्ञान संबंधी समाचारों से अनभिज्ञ सी रहती थी, या फिर उसे इन सबको जानने समझने की आवश्यकता ही नहीं महसूस होती थी। अस्पताल से धीरज के डिस्चार्ज होने के बाद कोई 3 महीने बाद कैनॉट प्लेस के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अचानक नीता से उसकी भेंट हो गई। कैसी हो? ठीक हूँ दीदी। और धीरज कहाँ है? नीता की आंखें धीरज का नाम सुनते ही भर आईं। मीनाक्षी हतप्रभ हो उठी। नीता ने कहा, जाने क्या बात है दीदी, लगता है सिर की चोट गहरी थी या क्या? क्या मतलब? धीरज अब पहले जैसे नहीं रह गए। क्या तुम कह रही हो? कुछ बदल से गए हैं दीदी? नीता बीच में ही बोल पड़ी। खामोश और चिड़चिड़े हो गए हैं। मुझे मंदबुद्धि की और पिछड़ी हुई समझते हैं, शायद नीता कहना चाह रही थी पर कहा नहीं था। लेकिन मीनाक्षी तक वे बिन कही बातें पहुंच गई थीं, क्योंकि नीता की आंखों के अंदर रोहित की आंखें उग आई थीं, वही उसके पिछले पति की। कला, संस्कृति तथा साहित्यिक कृतियों को सराहना और इसके सराहने का तरीका रोहित को नहीं आता था। बौद्धिक स्तर पर कहीं बहुत दूर पर भी रोहित उसे अपने साथ चलता हुआ नजर नहीं आता था। तभी शायद लाख चाह कर भी मीनाक्षी को वह प्रसन्न नहीं कर पाया था। उस शाम कैनॉट प्लेस से लौटते हुए उसे लगा था कई कई तारे टूट टूट कर बिखर रहे हैं क्षितिज के उस पार तक। पार्किंग प्लेस पर गाड़ी लगाते हुए धीरज से मीनाक्षी ने कहा, तुम सोच रहे होगे यह अचानक मैंने तुमसे लोधी गार्डन्स चलने के लिए फ़ोन पर क्यों कहा, है ना? छोटे गेट का लैच खोलकर दोनों भीतर आ गए थे। अंदर एक शांत अकेलापन था। फूलों के निकट रखे हुए एक बेंच पर मीनाक्षी जा बैठी।
धीरज भी वहीं निकट बैठ गया। यह क्या बात है, आज कुछ बोल नहीं रही? पहेलियाँ बुझाने के लिए लाई हो क्या? वैसा कुछ नहीं धीरज, मीनाक्षी ने कहा। कुछ कन्फेशंस होते हैं, स्वीकारोक्तियाँ, जिन्हें कर लेना अच्छा होता है, अपने लिए भी और उनके लिए भी जिनसे कि हम प्यार करते हैं। तुम कितनी अकेली हो, अकेलेपन की दंश को की पीड़ा को झेलती हुई, धीरज कहने लगा। मैं समझ सकता हूँ। मुझे कल नीता मिली थी। मीनाक्षी ने अपनी बात को बिना किसी भूमिका के जारी रखते हुए कहा। मैंने स्वयं को कभी भी विश्लेषित नहीं किया है धीरज, लेकिन कल रात भर मैं सो नहीं सकी। जाने कितनी बातें मैंने जिन पर कभी ध्यान भी नहीं दिया था, वे भूली बिसरी तमाम यादें जिन्हें मैंने कभी याद भी नहीं किया था, मेरे सिरहाने पायताने आकर के चुपचाप बैठ गई। जीवन चलता है, कभी ठहरता नहीं। शायद इसीलिए सालों बाद एक तटस्थ दर्शक की तरह मैं अपने ही जीवन की पिछली घटनाओं को विवेचित करने की मानसिक स्थिति में आ चुकी हूँ। तुम्हें बताऊं धीरज, मेरे मन की उन सूक्ष्म भावनाओं की पगडंडियों पर, खुले आकाश के नीचे पीले फूलों की घाटी तक का मानसिक सफ़र मेरे साथ रोहित नहीं तय कर पाता था। दूर दूर पर भी वह मुझे अपने साथ चलता हुआ नजर नहीं आता था, और शायद इसी कारण मुझे उसकी हर बात नापसंद थी। वह मेरे अनुरूप नहीं, यही मैं सोचती रहती थी। कभी यह नहीं सोचना चाहा कि क्या मैं उसके अनुरूप हूँ, क्या रोहित की भी कुछ अपेक्षाएं हैं जो अपूर्ण हैं या हो सकती हैं। भूल जाओ उन बातों को, धीरज ने उसकी हथेलियों को हौले से थपथपाते हुए कहा। चलो कहीं और चलते हैं। नहीं, कह लेने दो मुझे, मीनाक्षी फिर कह उठी। बरसों से कई शिलाखंड रखे हैं मन पर, कहने से उतर जाएंगे। पिछले 3 महीनों में तुमने जब जब भी मुझसे यह कहा कि मुझे पत्नी रूप में न पाकर तुम अधूरे हो, दुखी हो, मुझे अच्छा लगा। मेरे आहत अभिमान पर एक ठंडा सा लेप चढ़ता रहा। तुमसे मिलकर बरसों पुरानी मेरी वह इच्छा, किसी के साथ बौद्धिक स्तर पर एक रूप मिलन की इच्छा पूरी हुई है। लेकिन धीरज, मैं मात्र स्त्री, पत्नी या गृहिणी नहीं हूँ, नहीं हो सकती हूँ। मेरे अंदर कहीं कुछ है जो सब कुछ दे देने के बाद भी बचा रह जाता है, और वह कुछ अपनी संपूर्णता की अनुभूति बड़ी शिद्दत से करता है। तभी मैं उसे कुचल नहीं पाती। मैं अपनी निजता को खो नहीं सकती। मैं नीता नहीं हो सकती थी। टिटहरी का एक जोड़ा अपनी धारदार आवाज़ से शाम के उस शांत वातावरण को चीरता हुआ चला गया। तुम जहाँ से मेरे साथ चले थे, पुनः वहीं उसी बिंदु पर लौट जाओ, मीनाक्षी सहज संयत स्वर में कहकर चुप हो रही। किंतु उस हल्के अंधेरे में भी धीरज की हतप्रभ हो आई आंखों में दुख, पीड़ा, व्यथा को मीनाक्षी ने देख लिया। क्षण भर को उसे सारी सृष्टि घूमती सी लगी। नहीं, तुम मुझे वैसे मत देखो, वह रोते रोते बोली। चलो मुझे मेरे घर छोड़ दो।